हेलो एंड वेलकम टू केसिंग एजुकेशन। आई एम कुलभूषण। लेट्स स्टार्ट टुडेस ट्यूटोरियल। तो देखिए एनसीईआरटी का जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो ये क्या है? पृथ्वी की गतियां। तो हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो किस किस तरह की गतियां करती है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। देखिए मैं समझा देता हूं। घूर्णन क्या होती है? आपने लट्टू देखा है? जो छोटे बच्चे लट्टू चलाते हैं, वो क्या करता है? वो अपनी एक्स पे यानी कि अपनी अक्ष पर घूमता है, उसको बोलते हैं घूर्णन। और परिक्रमण क्या होता है? आप कभी ना कभी शादी में तो गए होंगे। शादी में आपने देखा होगा कि दूल्हा और दुल्हन आग की जो अग्नि है, जो आग है, उसके चारों तरफ फेरे लेते हैं। तो आग को अगर हम मान लें सूरज, और जो दूल्हा और दुल्हन है उसको अगर हम मान लें धरती, तो धरती इसी तरह से सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसको कहते हैं परिक्रमण। समझ पाए आप? ठीक है, आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी कि जब वो सूरज के चारों तरफ घूमती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए पृथ्वी की, जैसे हमने क्या किया, ग्लोब पे, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पे हमने मान लिया कि भाई ये इस पृथ्वी की अक्ष रहेगी। ऐसी वास्तव में कोई अक्ष नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो इंसान ने अपनी सुविधा के लिए इसको एज्यूम किया है, माना है। लेकिन इस तरह की वास्तव में कोई रेखा है नहीं। तो पृथ्वी की जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय सतह। अच्छा, कक्षीय सतह क्या है? अगर मैं धरती को दो बराबर हिस्सों में बांटूं इस तरह से, तो ये पृथ्वी की कक्षीय सतह कहलाएगी। क्योंकि पृथ्वी, हमारे जो पृथ्वी है, वो बिल्कुल सीधी तरीके से सूरज के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती है। वो क्या है? थोड़ी सी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो अगर कक्षीय सतह में इसको ले लूं तो इससे क्या होगा? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है कक्षीय सतह से, जो पृथ्वी की अक्ष है। ठीक है। अच्छा, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, कक्षीय समतल कहते हैं। अच्छा, ये जो वो है समतल, इसको हम क्या बोलेंगे? कक्षीय समतल। ये वाला, ये जो हमारा समतल हो गया, इसको हम कक्षीय समतल बोलेंगे। ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूरज की रोशनी पड़ती है। देखिए ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये सूरज है, ये पृथ्वी है हमारी। अब क्योंकि पृथ्वी जो गति कर रही है, वो जब गति करेगी तो उसके एक टाइम में उसके आधे हिस्से पर ही सूरज का प्रकाश पड़ेगा। तो क्या होगा? सिर्फ आधे हिस्से में ही उजाला होगा और बाकी जो आधा हिस्सा पीछे की तरफ रहेगा उस पर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। यहाँ पे जो सामने वाला जो आधा हिस्सा है उसमें क्या रहेगा? गर्मी रहेगी। और जो पीछे वाला आधा हिस्सा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, ऊष्मा नहीं पहुंच रही है, हीट नहीं पहुंच रही है, तो क्या वहां पर ठंड रहेगी। ठीक है। एक तरफ दिन रहेगा आधे हिस्से में और दूसरी तरफ आधे हिस्से में रात रहेगी। अच्छा, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। तो ये हिस्सा जो दिन और रात को अलग अलग कर रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत। आगे चलते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा, जिस कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब देखो, अगर मान लिया सूरज की जो धरती है वो अपनी अक्ष पर ना घूमे, सूरज के चारों तरफ घूमती रहे लेकिन अपनी अक्ष पर ना घूमे, इसको हम इस तरह समझते हैं, तो क्या होगा? इस वाले आधे हिस्से पे हमेशा दिन रहेगा, और क्या होगा? दिन भी रहेगा और गर्मी भी पड़ती रहेगी। तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, इन रहने के लायक ये वाला हिस्सा नहीं रह जाएगा। दूसरे आधे हिस्से में हमेशा ठंड रहेगी और रात रहेगी। तो वो ठंड इतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कभी भी गर्मी नहीं पहुंचेगी, कि यहाँ पर भी सारी चीजें जमने लगेंगी और ये हिस्सा भी रहने लायक नहीं रह जाएगा। तो जो धरती अभी रहने लायक है, जिस पूरी धरती पे हम लोग इंसान और जो दूसरे जीव जंतु हैं वो रहते हैं,
वो क्या रहेगा, बिल्कुल ही रहने लायक नहीं बचेगी। आधा हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और आधा हिस्सा बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी उतना ही जरूरी और इंपॉर्टेंट है जितना कि सूरज के चारों तरफ घूमना। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। अच्छा, सूरज के चारों ओर जो धरती है, पृथ्वी है, वो कितने दिनों में चक्कर लगाती है? 365 दिन और 6 घंटे। इसको हम कहते हैं 365 सही 1/4 दिन में ये सूरज के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब क्योंकि हम क्या करते हैं, 6 घंटे को गिनते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो हर चौथे वर्ष ये 6 घंटे जुड़ जुड़ के 24 घंटे हो जाते हैं, यानी कि पूरा एक दिन हो जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष में जो फरवरी का जो महीना है उसको 28 के बदले 29 दिन का गिना जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहा जाता है। जब फरवरी में हमेशा 28 दिन होते हैं, लेकिन चौथे साल में क्या हो जाता है, फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। उस साल जो दिन होते हैं एक वर्ष में वो 366 दिन होते हैं, उसको लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आप देख रहे होंगे जो धरती सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये बिल्कुल गोल वृत्त में नहीं लगाती है, बिल्कुल जो सर्कल है उसमें नहीं लगाती। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा करीब होती है और यहाँ पे थोड़ा सा दूर होती है, देख पा रहे होंगे आप। तो ये इसको कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार समझने के लिए आप समझ सकते हैं अंडाकार। अंडा आपने देखा है, अंडा पूरा गोल नहीं होता है, अंडा पूरा गोल नहीं होता है, उसकी जो आकृति होती है उसको भी हम दीर्घवृत्ताकार की तरह से समझ सकते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, पृथ्वी झुकी हुई रहती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद यानी कि शरद ऋतु में बांटा जा सकता है। ऋतुओं में यानी कि सीजन्स जो होते हैं, मौसम जो बदलते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। कैसे होता है समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक समय पर क्या होगा, जो पृथ्वी है हमारी इस तरह से झुकी हुई है और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। दिसंबर में क्या होगा, जो हमारी ये जो धरती को बीचों बीच से बांटती है इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। तो विषुवत रेखा के नीचे क्या होगी, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ पे सीधी पड़ रही है इस वाले हिस्से पर, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी। ऊपर की तरफ क्योंकि सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई इधर की तरफ, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है उसकी तरफ पहुंच ही नहीं पाई, तो क्या होगा, उधर की तरफ सर्दी रहेगी, है ना, क्योंकि सीधी किरणें नहीं पहुंच रही है। मार्च में क्या होगा, अब मार्च में क्या होगा, विषुवत के नीचे पतझड़ और विषुवत के ऊपर वसंत होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध पर एक जैसी पड़ रही हैं। इस समय तो देखो सामने एक जैसी पड़ रही हैं। फिर जून की बात करते हैं। जून में क्योंकि गर्मी पड़ती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है, अब देखो पहले सूरज की रोशनी यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही थी, अब क्या है, अब ऊपर की तरफ डायरेक्ट पड़ रही है, यानी कि जो विषुवत के ऊपर क्या होगा, गर्मी हो जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा हमारा, ये ध्रुव के पास क्या होगा, सर्दी हो जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, क्योंकि सीधी किरणें नहीं पड़ रही हैं तो सर्दी हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं हम सितंबर में। सितंबर में क्या होगा, विषुवत के नीचे वसंत ऋतु होगी, इसके नीचे वसंत ऋतु होगी और विषुवत के ऊपर पतझड़ होगा, इसके ऊपर के हिस्से में पतझड़ होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें क्या है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध पर फिर एक जैसी पड़ रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उस हिसाब से जो मौसम है वो बदलता जाता है। अच्छा, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, यानी कि विषुवत वृत्त यानी कि जो विषुवत रेखा है उस वाले हिस्से पर। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, क्योंकि बराबर किरणें पड़ रही हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक उल्टी होती है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण
दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह से देखिए हमारा जो लेसन है ये समाप्त हो जाता है। ज्यादा बड़ा लेसन नहीं था, छोटा सा लेसन था। सिर्फ हमें मेन जो इसमें समझना था वो यही समझना था कि इसमें पृथ्वी कौन कौन सी गतियां करती है और धरती पे जो मौसम है, पृथ्वी पर जो मौसम है वो कैसे बदलते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो देखिए इस तरह की जो एनसीईआरटी सीरीज जो हमारी चल रही है इसमें हम 3rd चैप्टर तक आ गए हैं। हम इसी तरह से ज्योग्राफी कवर करेंगे। मैंने बताया था आपको पहले भी कि हम बाकी सब्जेक्ट भी कवर करने वाले हैं, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश सभी कुछ होगा। तो अगर आप पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज इस पर आती रहेंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले लेसन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।